जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो आज हम पढ़ेंगे सारे कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल्स हैं उनको पढ़ेंगे। लेकिन इन एसेंशियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो वो हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं जो सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए, और एक है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में दिए हुए हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे जो सेक्शन 10 में दिए हैं, कल वो पढ़ेंगे जो सेक्शन 10 में नहीं दिए। ओके, यानी इस वीडियो में सेक्शन 10 कवर होगा, नेक्स्ट वीडियो में जो सेक्शन 10 नहीं है वो कवर होगा। तो चलो आ जाओ, करते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आता है एग्रीमेंट का। यानी हमारा सेक्शन 10 बोलता है कि अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक एग्रीमेंट बना होना चाहिए। यानी कि आपने प्रॉमिस किया हो और साथ में उसके अंदर आपकी कंसीडरेशन भी होनी चाहिए और साथ में लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो एक एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, यानी एक प्रॉमिस और एक कंसीडरेशन, ये दो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप क्या कर सकते हो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकते हो। ओके, क्या दिया है हमारी ICA की बुक में। आई डोंट नो कि ये BCom के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, CA के देख रहे हैं या कोई और स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बट मेरे पास CA की बुक्स अवेलेबल थी, मेरे पास CA का मटेरियल अवेलेबल था, तो मैं वहाँ से बना रही हूँ, वहाँ से सारा पढ़ा रही हूँ। इससे एक तो जो CA के स्टूडेंट्स हैं उनका कवर हो जाएगा, दूसरा जो BCom के स्टूडेंट्स हैं उन्हें और बेटर तरीके से भी समझ आएगा और साथ में उनका एक हाई लेवल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो जो एग्रीमेंट है वो हमारा एक पहला एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेक्शन 2E क्या कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2E क्या कहता है कि हर प्रॉमिस या हर बहुत सारे प्रॉमिसेस का एक जोड़ा, ठीक है, हर प्रॉमिस या हर एक प्रॉमिस का एक जोड़ा, मतलब कि बहुत सारे प्रॉमिस जब हम इकट्ठे कर देते हैं या फिर एक ही प्रॉमिस होता है और उस प्रॉमिस के अंदर जितनी भी पार्टीज होती हैं वो सारी पार्टीज एक दूसरे के लिए जब कंसीडरेशन भी फॉर्म करती हैं तो उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नॉन एज एग्रीमेंट। ओके, ये बोलता है सेक्शन 2E। अब 2B क्या बोलता है? 2B हमें बोलता है कि एक प्रपोजल जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, जब एक प्रपोजल, मान लो मैंने आप लोगों को बोला, मैंने किसी से पूछा कि मैं तुम्हें 1 किलो सोना दूंगा, उसके बदले तुम्हें मुझे 8 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, 1 किलो सोने के बदले तुम्हें मुझे 8 लाख रुपए देने होंगे। तो सामने वाले का एक्सेप्टेंस आता है, सामने वाला कहता है ठीक है मैं 8 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, यही अगर मैं जाके किसी और पर्सन को बोलूँ कि 8 लाख रुपए तुम्हें मुझे देने होंगे, इसके बदले में तुम्हें 1 किलो सोना दूंगा। ठीक है, सोने का भाव बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, बट अभी ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, 80 लाख रुपए आता है 1 किलो सोना, 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम सोना 8,000 का है, तो 1000 तो कितना ज़्यादा ही हो गया होगा, तो 80 लाख का आता है। बट मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ सिर्फ कि, तो सामने वाला पर्सन कहता है नहीं मैं तुम्हें सिर्फ 7 लाख रुपए दूंगा, मैं 8 लाख नहीं दूंगा। तो एक तरफ एक्सेप्टेंस मिली, ठीक है मैं तुम्हें 8 लाख के बदले 8 लाख दे दूंगा, उसके बदले मुझे सोना दे देना 1 किलो। लेकिन दूसरी तरफ रिजेक्शन मिली। तो जब उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल गई, ठीक है, कि सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो गया, एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया कि हाँ वो मुझे क्या दे देगा, पैसे दे देगा, मैंने भी प्रॉमिस किया कि मैं तुझे सोना दे दूंगी। ठीक है, और साथ में क्या होगी, एक कंसीडरेशन भी बन गई ना कि वो मुझे पैसे देगा, मैं उसके बदले उसे सोना दूंगी, है ना। तो जब एक प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिलती है उसे हम प्रॉमिस कहते हैं, और जब हमारे किसी प्रॉमिस के साथ साथ उस एक पार्ट के अंदर उस प्रॉमिस के अंदर कंसीडरेशन भी फॉर्म होती हो, ठीक है, दोनों पार्टीज की तरफ से प्रॉमिस भी क्रिएट हो रहा है, दोनों पार्टीज की तरफ से ही कंसीडरेशन भी क्रिएट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट एक एग्रीमेंट हमारे एक ऑफर, एक एक्सेप्टेंस और एक कंसीडरेशन का क्या होता है, आउटकम होता है। यानी एक कंसीडरेशन की ऑफर और एक्सेप्टेंस का आउटकम क्या होता है, हमारा एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्री कंसेंट।
यानी कि अगर आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टी की, यानी कि सामने वाली जो पार्टी है उसके ऊपर आपने कोई दबाव ना डाला हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आपने उसको झूठ ना बोला हो, ठीक है, और आपने उसके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश ना की हो, आपने उसको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दी हो, ठीक है, मेंटली फिजिकली आपने उसको प्रेशराइज ना किया हो, उसे कोई चोट ना पहुंचाई हो, हानि ना पहुंचाई हो, ठीक है, तो तब क्या होती है, एक पर्सन की फ्री कंसेंट होती है, ठीक है, जब आपने उसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं की होती। ओके, तो जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स, ठीक है, आर सेट टू कंसेंट, उन्हें हम कंसेंट फ्री तब कहेंगे कि उनकी कंसेंट तब फ्री है जब वो दोनों एक ही चीज़ पर एग्री करेंगे, सेम थिंग पे, सेम टाइम पे, सेम सेंस में, यानी कि दोनों पर्सन्स, दोनों पार्टीज या जितने भी लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने सामने वाले पर्सन से कहा कि मैं तुझे भी 1 किलो सोना दूंगी, तुझे भी दूंगी, तुझे भी दूंगी, हम 4 पर्सन हैं, तो मैं तीनों से कह रही हूँ कि तुम्हें मुझे 8-8 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, तो और मैं क्या सोच रही हूँ, देखो अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने इन तीनों से 8-8-8 यानी टोटल कितने लेने हैं, 24 लाख रुपए लेने, और वो तीनों क्या सोच रहे हैं कि हम तीनों को मिला के 8 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, तो ये क्या हुई, फ्री कंसेंट नहीं हुई, ये एक मिस्टेक हुई, ये मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है मुझसे, मैंने इन्हें सही से प्रेजेंट नहीं की चीज़ें, सही से बताई नहीं चीज़ें, ठीक है, तो दोनों को जब मैं सही से बताऊंगी कि तुझे मुझे 8 लाख देने हैं, इसे भी 8 लाख देने हैं, इसे भी 8 लाख देने हैं, टोटल 24 लाख रुपए तीनों ने मिलाकर देने हैं, ठीक है, तब मैं भी यही चीज़ सोचूंगी कि 24 लाख लेने हैं, वो भी यही चीज़ सोचेंगे 24 लाख देने हैं, सेम टाइम पे सेम चीज़ के बारे में सेम सेंस में हम सोचेंगे, सेम थिंग क्या होगी, पैसे लेने हैं और पैसे देने हैं, सॉरी उन्होंने सोना लेना है और पैसा देना है, ठीक है, सेम सेंस क्या होगी, 24 लाख की, कि मैंने 24 लाख रुपए इनसे इनसे लेने हैं और इन्होंने मुझे 24 लाख देने हैं, ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो भी ये सोचेंगे कि हमने इसको 24 लाख रुपए देने हैं और इसके बदले हमने इससे 3 किलो सोना लेना है, ठीक है, तो सेम टाइम पे सेम सेंस में सेम थिंग के बारे में जब सारी पार्टी एग्री करती है तो उसमें हम कहते हैं कि सामने वाले पर्सन की जो कंसेंट है यानी जो मंजूरी है वो फ्री है। ओके, इसके अंदर हमारे पास मेनली हमारी फ्री कंसेंट कब नहीं होती, हमारी फ्री कंसेंट तब नहीं होती जब कोएशन हो। कोएशन मतलब जब किसी ने आपको फिजिकली प्रेशराइज किया हो कोई भी काम करने के लिए, जैसे गन पॉइंट पे आपसे किसी ने काम करवाया, अंडर इन्फ्लुएंस यानी किसी ने आपको ब्लैकमेल करके या मेंटली अब्यूज़ करके काम करवाया, फ्रॉड यानी किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी किसी ने आपको गलत तरीके से कोई प्रेजेंट कर दी कोई चीज़, और मिस्टेक यानी कि उससे कोई भी चीज़ गलती से होगी, यानी वो बोलना ये चाहता था बोल कुछ और दिया, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सारा हमारा क्या है, फ्री कंसेंट। अगर ये 5 केसेस होते हैं तो फ्री कंसेंट नहीं है, अगर ये 5 केसेस नहीं हैं, इनमें से एक केस भी नहीं है, तो वो हमारी फ्री कंसेंट है। ओके, आगे चलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे ए ने बी को शूट करने की कोशिश की, ए ने बी को डराया कि वो उसको शूट कर देगा, ठीक है, अगर बी ने उसको 20 लाख रुपए कर्ज नहीं दिया तो, ठीक है, तो बी क्या करता है, उसको अपनी जान प्यारी है तो वो क्या करता है, ए को पैसे दे देता है, वो कहता है ठीक है ले तू मुझसे पैसे ले जा। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो कोएशन के थ्रू एंटर हुआ है, इसलिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब उसको फिजिकली प्रेशराइज किया गया है, उसको फिजिकली गन के द्वारा शूटिंग के डर से उसने उसको पैसे दिए, तो इसको फिजिकली इसके जो माथा है ना उसके ऊपर बंदूक रख के ज़बरदस्ती उससे पैसे लिए गए हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन है, आपको फिजिकली प्रेशराइज किया गया है, इसीलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया है, ठीक है, तो इसीलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैपेसिटी टू पार्टीज। कैपेसिटी टू पार्टीज के अंदर हमारे 3 केसेस आते हैं। पहला तो सबसे पहले कैपेसिटी टू पार्टीज का मतलब हम देख लेते हैं। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट
या कैपेसिटी टू पार्टिस, इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना चाहता है उसकी लीगल एबिलिटी होनी चाहिए। सेक्शन 11 बोलता है इसके अंदर कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर हर पर्सन की एक कंपीटेंट बताई गई है कि अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट में आना है उसे इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा। अगर वो कंप्लीट नहीं करता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है। जिसमें से सबसे पहला क्या है, अगर उसकी एज मेजॉरिटी की है, यानी कि अगर कोई पर्सन 18 अबव है, एक माइनर नहीं है, एक मेजर है, तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर कोई पर्सन साउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, यानी कि उसके पास सोचने की, समझने की, हर चीज़ की क्षमता है। अनसाउंड माइंड जैसे कि किसी ने ड्रंक किया है, ठीक है, तो फिर उसका अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको अगर हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ भी सकता है, ठीक है, नहीं भी आ सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ भी जाएगा उसको कोई होश हवास है ही नहीं। जब पर्सन अपने पूरे होश हवास में होता है, ठीक है, वहाँ पे कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, वहाँ पे बुलवाया जाता है ना, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, है ना, तो वो साउंड माइंड के लिए बोला जाता है कि पर्सन ने अपने होशो हवास के अंदर ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, या फिर बिना होशो हवास के, ठीक है, या वो ड्रंकन था, या फिर उसे लुनेटिक्स था, या फिर वो मेंटली डिसेबल था, ठीक है, तब उसने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, तीसरी फॉर्मेलिटी होती है कि आपको लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, यानी ऐसा ना हो कि आपके पास लोगों के पहले बहुत सारे कर्जे हों, आपके खिलाफ पहले से बहुत सारी कंप्लेंट्स चल रही हों, आपकी पहले से ही 3-4 गवाहियाँ चल रही हों कोर्ट के अंदर, ठीक है, तब अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। ओके, इसे एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है, क्योंकि पर्सन ऐसे लोगों को क्या करता है, डिस्क्वालीफाई कर देता है जो पहले से चोर हों, क्रिमिनल्स हों, ठीक है, या फिर बाहर के देश के हों, एनिमी देश के हों, ठीक है, ऐसे पर्सन्स नहीं आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कोई भी जैसे इंडिया के अंदर चाइना का सारा प्रोडक्ट बंद हो गया, चाइना के लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं आ सकते हैं। तो अगर हम वहाँ चाइना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, तो वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उल्टा हमें और पेनल्टी भी पे करनी पड़ जाएगी। ओके, या फिर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, हम उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो भी क्या है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। अगर कोई भी पर्सन ऊपर की 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, साउंड माइंड का है, मेजर है एक, ठीक है, तो फिर क्या कर सकता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर इसमें से एक चीज़ में मिसिंग है तो फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, उसको नहीं माना जाएगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, जो पहली क्वालिफिकेशन है वो ये बोलती है कि आपकी मेजर एज होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आप 18 अबव होने चाहिए। अगर कोई पर्सन ऑर्फन है यानी अनाथ है, उसके लिए होता है कि 21 ईयर्स ऑफ एज, कि आप 21 साल की उम्र के होने चाहिए, तब आपको मेजर माना जाएगा। अगर कोई पर्सन अनाथ नहीं है तो फिर उसको 18 साल की एज उसके लिए मेजर एज होती है। अदरवाइज एक नॉर्मल पर्सन के लिए 18 से कम माइनर होती है, और एक ऑर्फन के लिए 21 से कम माइनर होती है, ठीक है। आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्पिटेंट होता है, कंप्लीट नहीं किया जा सकता उसे। बी, जो हमारी सेकंड क्वालिफिकेशन है वो ये बोलती है कि एक पर्सन के पास साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि वो अपने पूरे सेंसेस में होना चाहिए, होशो हवास में होना चाहिए। जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, वो कोई इडियट नहीं होना चाहिए, कोई ड्रंकन पर्सन नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, या फिर उसने ऐसा नहीं होना चाहिए वो किसी पर्सन को मतलब उसको बहुत गुस्सा आता हो, वो किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके मतलब पास अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, उसके पास टोटली साउंड माइंड होना चाहिए, ओके, तभी वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है।
अब थर्ड में देखते हैं कि कौन कौन से पर्सन हमारे डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं। सबसे पहले तो हमारे जो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जो डिस्क्वालीफाइड नहीं है सिर्फ वही आ सकते हैं। तो जो पर्सन्स एलियन एनिमी हैं, यानी कि जो बाहर के देशों के एनिमी लोग हैं, जैसे चाइना है, ठीक है, वो हमारे देश की एनिमी कंट्री है, ठीक है। तो फिर वहाँ के अगर लोगों के साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा हमारा इनवैलिड। कोई भी फॉरेन सोवर्नियर्स हैं, कोई भी उनके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। कोई किसी पर्सन के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, हमारी वॉर्स चल रही हैं, उनके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वो सारे के सारे लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड किए गए हैं, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई किया है, ओके। इसके बाद आता है हमारा कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है क्विड प्रो क्यो, ठीक है। कंसिडरेशन को हम क्विड प्रो क्यो भी कहते हैं, क्विड प्रो क्रो, सॉरी क्रो नहीं, क्यो, क्विड प्रो क्यो, ठीक है। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसके बदले में कुछ देना, ठीक है। तो कोई भी एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, कोई भी एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, यानी कि ऐसी कंसिडरेशन जिसके अंदर दोनों पार्टीज आपस में एक चीज़ ले रही है, एक चीज़ दे रही है, ठीक है। तो फिर अगर हम लॉ की भाषा में देखें तो एक वैल्यू कंसिडरेशन, एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी वो कंसिडरेशन जिसकी एक वैल्यू होती हो, वो कंसिडरेशन हमारी क्या करती है? या तो किसी राइट के फॉर्म में हो सकती है, यानी कि एक पर्सन पैसा दे रहा है, दूसरा पर्सन क्या दे रहा है? उसको कोई राइट दे रहा है, ठीक है। राइट के फॉर्म में हो सकती है, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकती है, प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकती है। जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले सामने वाला पर्सन क्या देता है? बिजनेसमैन क्या देता है? या उनको बोनस देता है, उन्हें बोनस देता है, सैलरी देता है। हम लोग हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं, हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? उसके बदले इंटरेस्ट, डिविडेंड, यही सब कुछ मिलता है हमें, है ना। प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। तो हमारा एक कंसिडरेशन किस फॉर्म में हो सकती है? किसी राइट के फॉर्म में हो सकती है, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, किसी बेनिफिट के फॉर्म में, या तो एक पार्टी या दूसरी पार्टी, ठीक है। या फिर दोनों पार्टीज क्या कर रही हूँ? लॉस सफ़र कर रही हूँ, ठीक है। लॉस के फॉर्म में भी हो सकता है, डेट्रीमेंट के फॉर्म में, फोरबियरेंस के फॉर्म में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। या फिर किसी पार्टी ने कोई चीज़ अपने अंडरटेक कर ली हो, ठीक है, कोई भी चीज़, तो फिर उसके फॉर्म में भी हमारी क्या हो सकती है? एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो सकती है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि ए ने बी को उसकी बुक सेल की 100 में, ठीक है। ए ने, मान लो लॉ की बुक है, ए ने लॉ की बुक बी को 1000 रुपये में सेल की, ठीक है। तो बी ने क्या किया? प्रॉमिस किया कि वो उसको 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पे करेगा, ओके। वो उसकी कंसिडरेशन होगी, ठीक है। और ए का प्रॉमिस क्या हो गया? कि वो उसको अपनी बुक सेल करेगा, ओके। अब ए का जो प्रॉमिस था, देखो बी का जो प्रॉमिस था कि वो उसको 100 रुपीज़ पे करेगा, वो कंसिडरेशन होगी ए के प्रॉमिस के लिए कि वो उसको बुक देगा, ठीक है। कि अगर ए बुक देगा तभी वो उसको देगा 100 रुपये, अदरवाइज वो उसको 100 रुपये नहीं देगा। और बी की कंसिडरेशन क्या? ए ने बी को उसकी बुक सेल करनी थी, ठीक है। वो कंसिडरेशन होगी बी के लिए कि अगर ए मेरे को बुक सेल करेगा तभी मैं उसको 100 रुपये पे करूँगा, या फिर अगर बी मुझे 100 रुपये देगा तभी मैं उसको अपनी बुक सेल करूँगा, ठीक है। तो दोनों की एक दूसरे के प्रॉमिस के लिए क्या होगी? कंसिडरेशन होगी कि एक बुक सेल करेगा और एक बुक परचेज करेगा, और दूसरे वाला बंदा क्या करे? और दूसरी कंसिडरेशन क्या हुई? एक 100 रुपये लेगा, एक 100 रुपये देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, कि आपके पास एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कंसिडरेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर आप कह रहे हैं कि मैं तुझे पैसा दूंगा, उसके बदले तू मर्डर कर, ठीक है। ऐसी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हमारा ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सेक्शन 23 है वो ये बोलता है, क्या बोलता है?
कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक लॉफुल नहीं है अगर उसे ए लॉ ने प्रोहिबिटेड कर दिया, यानी लॉ ने उसको बंद कर दिया है, ठीक है। अगर वो लॉ की प्रोविजंस के खिलाफ है तो फिर हम उसको फ्रॉड मान सकते हैं, ओके, और उसको इलीगल घोषित कर सकते हैं, उसको वॉइड बोल सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को या फिर उस पर्सन को किसी लॉस हुआ है, ठीक है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, या फिर कोर्ट के खिलाफ गए हैं, लॉ के खिलाफ गए हैं, या फिर कोई इमोरलिटी फैला रहा है, ठीक है, या फिर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उससे क्या होती है, हमारी जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं होती है और उसको इलीगल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी से कहा कि वो उसको अपना घर बेचेगा, लेकिन उसके बदले बी को ए को क्या देना होगा, 100 kg ड्रग्स के देने होंगे, ठीक है। तो जो 100 kg ड्रग्स वो देगा बी ए को, तो फिर ये क्या है, ये इलीगल है ना, क्योंकि ड्रग्स इन ड्रग्स वगैरह का बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रग्स वगैरह होते हैं, इन सभी का बिजनेस करना टोटली बैन है, ठीक है। और बैन चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो पहली बात तो वो इलीगल हैं, ठीक है, वो पहले स्टार्टिंग से ही लीगल नहीं है, और दूसरा अगर हम फिर भी कर रहे हैं तो फिर वो लॉफुल नहीं है, ओके। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट में बोला है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जो बताया था मैंने कि सामने वाला पर्सन वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो जिसे लॉ ने पहले से डिक्लेयर कर दिया है कि ये चीज़ वॉइड है, ठीक है, यानी कि कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इलीगल एग्रीमेंट है, कोई वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है, तो वो हमारा नहीं होना चाहिए। अगर वो है हम उसे भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने की कोशिश करें, गलत है, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमेशा से ही क्या किए होते हैं, लॉ ने प्रोहिबिट किए होते हैं, ठीक है, वो हमारे इलीगल होते हैं, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स बाय द लॉ, ओके। और हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कि लीगल इफेक्ट से दूर होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी लॉ इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है, यानी कि एक्चुअल में वो कानून से परे ही हैं, ठीक है। जैसे किसी का मर्डर करना या फिर किसी का अपमान करना, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना, ठीक है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स होता है झूठी गवाही देना, या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ, ठीक है। तो ये जितने भी होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, वॉइड और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब हमारी पब्लिक पॉलिसी के अपोज जो एग्रीमेंट्स आते हैं उसके अंदर क्या आता है, हमारा रिस्ट्रेंट टू ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे सेक्शन 10 के अंदर क्या क्या चीज़ें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होती हैं, ओके। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।